सिंह ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएमएम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिससे आदिवासियों के अस्तित्व को खतरा हो गया है। गिरिराज सिंह ने जेएमएम का भी नया नामकरण कर दिया है। सोरेन की सरकार मुस्लिम सोरेन हो गए। हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रह गया, मुस्लिम सोरेन हो गए। वोट के लिए आदिवासी की अस्मिता आज खतरे में है। झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गया। अगर मैं ये कहता हूं तो कोई गलत नहीं कहता हूं। झारखंड मुस्लिम मोर्चा और जेएमएम पर गिरिराज सिंह के हमले के बाद राजनीति तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने गिरिराज की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास आपको पता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की उपज है। क्रांतिकारी लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आपका मानसिक दिवालियापन है, आप कितने अलगाववादी हैं इससे प्रतीत होता है। आपके इस तरीके के बयानों से हम समझते हैं कि आपका इलाज काके भी करने से मना कर देगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर निशाना साधा है और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए है। बांग्लादेशी निश्चित रूप से आज झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल आज संथाल परगना में अगर हम देखें तो आदिवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो ये बहुत शोचनीय है। और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा था, जहां गोपाल मैदान में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा था और पीएम मोदी के इस दौरे पर अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पलटवार कर दिया है और पीएम मोदी से सरना धर्म कोड और पिछड़ों को आरक्षण पर कई सवाल पूछे हैं। झारखंड में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर भी पलटवार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी हैं जो भयभीत है, जो 400 का नारा दिया, 400 का आंकड़ा बताया, 241 में समाप्त हो गए। हमारे पिछड़ों का 27% आरक्षण का इन लोगों ने जो है लूट किया। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम सरना कोड कब लागू करेंगे। ये इन्होंने नहीं बताया कि जमशेदपुर की इस सरजमी में कौन सी इनकी बड़ी योजना है। इन्होंने ये नहीं बताया। और झारखंड के जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती दी है। जमशेदपुर में रामदास सोरेन ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी झारखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करे, नहीं तो आदिवासी बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। रामदास सोरेन ने आदिवासी गांव के लोगों से भी अपील की है कि जब तक बीजेपी अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं करती, तब तक वे लोग बीजेपी नेताओं को अपने गाँव में घुसने नहीं दें। आज पहले भाजपा क्लियर करे कि 2024 चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको सामने लाएगा। क्या बाबूलाल मरांडी का, क्या रघुवर दास का, क्या अर्जुन मुंडा का, क्या मधु कोड़ा का, क्या चंपाई सोरेन का। पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि इस राज्य का मुख्यमंत्री किसको चेहरा को फेस कर रहा है और उतारे। इसीलिए मैं कह दिया हूँ। कई ग्रामीण का लोग मुझे बोला कि हम लोग जब तक इस राज्य का कौन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, अगर कौन होगा इसका घोषणा करे, तब हम लोग गांव में घुसने देंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर के बाद जामताड़ा के कुंडहित में होंगे, जहां वो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत करोड़ों की योजनाओं की सौगात झारखंड वासियों को देंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जामताड़ा में भी दुमका को सीएम आज करीब 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तो 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज दी जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पहुंचेंगे जामताड़ा और करोड़ों की योजनाओं की सौगात झारखंड वासियों को दी जाएगी, जामताड़ा वासियों को दी जाएगी। आपको बता दें कि कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाना है। थोड़ी ही देर बाद वो
जामताड़ा में मौजूद होंगे और इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। वहीं रामगढ़ में रेलवे ट्रैक पर गिरे बहुत बड़े चट्टान को हटा लिया गया है। पटरियों को दुरुस्त कर जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। बरकाकाना मेसरा रेलखंड के सिद्धवार और हेहल स्टेशन के बीच भूस्खलन की वजह से पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिसकी वजह से पटरी क्षतिग्रस्त हो गई और इसकी वजह से कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी बरकाकाना मोरी के रास्ते रांची चलाया जा रहा है। टनल नंबर 1 के पोल संख्या 148 के पास पत्थर गिरने के बाद उससे टकराकर एक रेल इंजन डीरेल हो गई थी। इस इंजन को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। और मेदिनीनगर में सोन नदी के बाढ़ में कई महिला और पुरुष फंस गए हैं। ये लोग सोन नदी के टीले पर खेती करने जाते थे। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद के देवरी गांव के 24 लोग 2 दिन तक यहां फंसे रहे। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था। देवरी का वार्ड सदस्य ने प्रशासन से इन लोगों के लिए मदद की गुहार की है। मैं प्रशासन को खबर कर रही हूँ, तो प्रशासन को खबर किए तो प्रशासन बोला कि ठीक है, देख रहे हैं, हम कर रहे हैं व्यवस्था। तो सुबह ना रात में क्या किया जाए, लेकिन देख रेख में प्रशासन है। तो सोन नदी के टीले पर फंसे लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगभग यहां पर 2 दर्जन लोग फंसे हुए हैं, यानी कि 24 लोगों की मौजूदगी यहां पर है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की मदद पहुंची या नहीं, इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सोन नदी के बीच टीले पर ये सभी लोग फंसे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा और इस टीले पर एक ऊंची जगह पर ये सभी फंसे हुए हैं। सोन नदी के टीले पर खेती करने के लिए गए थे और वहीं पर पानी भर जाने की वजह से ये लोग रुक गए। और तस्वीरें देखिए कैसे इस भयावह नजारे के बीच में ये सभी लोग 24 लोग पिछले 2 दिनों से 48 घंटों से उसी टीले पर मौजूद हैं। ना इन्हें खाने पीने की किसी तरह की कोई सुविधा मिल पा रही है, ना कहीं ये जा पा रहे हैं। अब ऐसे में इनकी एक ही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से इन्हें मदद मिल सके। तो 24 लोग 2 दिन से यहां पर फंसे हुए हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। मेदिनीनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोन नदी के बीच में ये टीला बना है जहां पर खेती के लिए सभी गए हुए थे। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ, अपडेट के साथ नील कमल हमारे साथ मेदिनीनगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलकमल, क्या कुछ जानकारी है? 48 घंटे बीत चुके हैं, 24 लोग वहां पर लगातार मौजूद हैं। क्या उन्हें निकालने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल की गई? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सोन नदी के बाढ़ में जो फंसे लोग थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मोटर बोट के माध्यम से स्थानीय पुलिस प्रशासन और अंचल सीओ के नेतृत्व में टीम जो है वो डीला जहां पे फंसे थे लोग नदी के बीच में, वहां पे बोट के माध्यम से एक टीम गई है और कुछ लोगों को अभी फिलहाल निकाला जा रहा है। और बाकी लोग चूंकि बोट में कैपेसिटी कम है, इसलिए थोड़े थोड़े संख्या में लोगों को लाया जा रहा है ताकि सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला जा सके। आपको बता दूं कि अगर प्रशासन की ये पहल नहीं शुरू की जाती तो ये पूरी तरह से सभी जो वहां फंसे लोग थे काफी प्रभावित थे और काफी भूखे थे। ये खाना वगैरह इनका सारा खत्म हो गया था, जिसकी वजह से ये काफी बीमार हालत में भी ये पहुंच गए थे। तो अगर प्रशासन की ये पहल नहीं शुरू की जाती तो कुछ और वहां का हालात होता। हालांकि ये राहत की बात है कि अब जो रेस्क्यू अभियान है वो शुरू हो गया है और आपको बता दूं कि अब तक कुछ लोगों को निकाला गया, उसमें महिला और पुरुष के अलावा बच्चे, 2 बच्चे भी शामिल हैं जो कि वहां फंसे हुए थे। और आपको बता दूं कि अनुमंडल पदाधिकारी भी इस पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर नजर रखे हुए हैं और भी जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए और तैयारी की जा रही है। दूसरा बोट का भी इंतजाम किया जा रहा है, चूंकि
पानी अभी भी काफी वाकई तेज, नीलकमल हम देख पा रहे हैं बहाव है। पानी चारों तरफ है और ऐसे में लोगों तक रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी पहुंचाया जा सके उतना बेहतर होगा। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, गुमला 4 दिनों से लगातार भारी बारिश से कई घर ध्वस्त हो गए हैं। बाढ़ के पानी में बरवे नगर सहित परहर टोली में आफत वाली बारिश का असर देखने को मिला। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर हैं, घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके कारण मिट्टी से बने घर जमींदोज होते जा रहे हैं। पीड़ितों ने सुरक्षित जगहों पर आसरा लिया। बरवे नगर स्कूल का तालाब वाला रास्ता भी बारिश में बह गया। पीड़ितों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। तो बाढ़ से कई घर ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिट्टी के घर जमींदोज हो रहे हैं। और इस बीच राजधानी रांची से एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाईकोर्ट में नाबालिग बच्चे और महिलाओं से उत्पीड़न मामले में सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी, उत्पीड़न रोकने के लिए विशेष पहल करनी होगी। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, पुलिस प्रशासन मामले में सख्त कार्रवाई करे। स्कूल बसों में महिला शिक्षकों की मौजूदगी जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को पूरी जानकारी दी गई। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार एसओपी बनाएगी और राज्य सरकार को शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चूंकि कोर्ट पहले ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि नाबालिग बच्चों और महिलाओं के मामले में जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है उसको लेकर कोर्ट बेहद गंभीर है। और आज कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई। इसमें साफ कहा कि कोर्ट इस मामले में एसओपी सरकार बना रही है। तो कोर्ट ने कहा कि आप एसओपी बनाइए, एसओपी बनाकर जो भी आपका जो विभिन्न विभागों के साथ आप जो चर्चा कर रहे हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तमाम चीजों को लेकर आप एक अपना जो जवाब दाखिल कीजिए और एफिडेविट फाइल कीजिए। तो कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि बच्चे घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए अगर बस में महिला टीचर होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, बच्चे ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर जो बस में कंडक्टर होते हैं अगर वो भी महिला हो, यानी कोर्ट ने यह कहा कि अगर महिला स्टाफ होते हैं बस में तो बच्चे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। तो एक जनहित याचिका इस संबंध में दाखिल की गई थी कि राज्य में राजधानी समेत राज्य भर में जो नाबालिग बच्चों और महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसी मामले में तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोर्ट की तरफ साथ साथ राज्य सरकार भी पूरी तरह सचेत है। वहीं लोहरदगा में आफत बनकर आई बारिश से कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। जिले में लगातार हुई 2 दिनों की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सेनहा थाना क्षेत्र के कंडरा में नदी की तेज बहाव की वजह से पुल निर्माण के कारण NH 143A पर बना डायवर्जन पूरी तरह बह गया, जिससे लोहरदगा गुमला मार्ग पर आना जाना बाधित हो गया। जिला का संपर्क गुमला और नेतरहाट के साथ छत्तीसगढ़ से टूटा हुआ था। कंपनी की ओर से डायवर्जन मरम्मतीकरण का काम शुरू हो चुका है। डायवर्जन मरम्मतीकरण के लिए हेवी जेसीबी मशीनों को लगाया गया। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला। स्कूल की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। स्कूल के पंखे और कई सामान को तोड़कर ये आतंकी ले गए। सरकारी स्कूल में कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है। स्कूल के बाहर नशेड़ियों के अड्डे पर रोक लगाने के लिए पहले भी कहा गया है, लेकिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आतंकियों की तरफ से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुटी हुई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूल में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई है।
तो पंखे और कई सामान लेकर बदमाश फरार हो गए। स्कूल में कई बार इस तरह की वारदात को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है। कोशिश ये की जाती है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द इन्हें वहां से हटाया जाए, लेकिन अभी भी ये बदमाश लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रोक लगाने पर घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी स्कूल में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। स्कूल की लाइब्रेरी में आग लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बदमाश वहीं पर नशा करते हैं और बैठकर समय व्यतीत करते हैं। जब इन्हें हटाया जाता है, इन्हें रोका जाता है, तो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। कभी आग लगाना तो कभी स्कूल के सामान को लेकर फरार हो जाना, चोरी कर लेना, इस तरह की घटनाएं घटती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। कोशिश लगातार की जा रही है कि इन बदमाशों को वहां से हटाया जा सके। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी जमशेदपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है पुलिस प्रशासन की तरफ से, कैसे इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? जी, आपको बता दूं कि सामाजिक तत्व के लोगों द्वारा एक उनका उत्पात मचाया गया है सरकारी स्कूल में, और कई बार बता दूं कि कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि 3 से 4 दिन जो विश्वकर्मा पूजा हुआ, कुछ त्योहार थी, उसके चलते स्कूल बंद था। और कुछ दिन पहले ही जो स्कूल के बाहर असामाजिक तत्व के जो जमावड़ा रहता था, उसके खिलाफ जो है जो प्रिंसिपल है उन्होंने शिकायत की थाना में, जिसके बाद जो है वो देर रात असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा स्कूल के लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। उसका पंखा उनका तोड़ दिया गया, कई सामानों को तोड़ा गया है। हालांकि स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अब स्कूल के बच्चे भी काफी डरे सहमे हुए हैं। हालांकि इस घटना के बाद सूचना मिलते ही सिद्धोड़ा पुलिस मौके पर पहुंच के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि ऐसे कौन असामाजिक तत्व के लोग हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में उत्पात मचाया है। मगर अब देखना यह है कि क्योंकि इस घटना के बाद अब स्कूल प्रबंधन या बच्चे काफी डरे सहमे हैं, इस डर को पुलिस कब तक खत्म कर पाती है और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर ये घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और बच्चे जो है काफी डरे सहमे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बना रखें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गिरिडीह में लगातार हुई 3 दिन बारिश की वजह से उसरी वाटरफॉल का नजारा ही बदल चुका है। जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से वाटरफॉल अब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न सिर्फ गिरिडीह और झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग यहां घूमने के लिए पहुंच रहे, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी कई सैलानी इस दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले का पर्यटक स्थल उसरी वाटरफॉल इन दिनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। ना सिर्फ जिले भर से बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जो लगातार गिरिडीह जिले में बारिश हुई है, बारिश से उसरी नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है और जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से वाटरफॉल का नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है, मनोरम हो चुका है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए ना सिर्फ गिरिडीह जिले से और ना ही राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जो बंगाल से यहाँ पे सैलानी घूमने के लिए आए हैं। आप पर्सनली इसी को देखने के लिए आए हुए हैं? हाँ, यही फॉल्स को ही देखने के लिए आया हम लोग। अच्छा। और प्लस शिव जी का दर्शन किया कल मंदिर में। अच्छा। जो बैद्यनाथ धाम है। हाँ। 50 साल पहले मैं एक बार आया था। आफ्टर 50 years आई एम कमिंग हियर। उसरी वाटरफॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा ये लग रहा है? फैंटास्टिक है। इट इज कांट इमेजिन, मतलब एक्चुअली ओवर रेन की वजह से ये हो रहा है शायद हमको ना। ओवर रेन की वजह से। इट इज ब्यूटीफुल नजारा। मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, फर्स्ट क्लास मजा आ रहा है। गिरिडीह जिले का उसरी नदी जो है, यहाँ पर बने वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से भी कई दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जल में वृद्धि हुई है, इस तरह से कई बार घटनाएं भी हो चुकी है, तो लोगों को सावधानी बरतते हुए, सतर्क रहते हुए इस दृश्य का लुत्फ उठाने का दिशा निर्देश दिया गया है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चाईबासा में मलेरिया की स्थिति भयावह होती जा रही है। सदर अस्पताल में इस साल अब तक 1,82,000 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई है, जिनमें 9,193 मरीज मलेरिया से पीड़ित मिले, जिनमें से 7,381 मरीजों में ब्रेन मलेरिया पाया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा मरीज गोइलकेरा के हैं।
मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने घर के आसपास मच्छरदानी के प्रयोग करने से बहुत सारी चीज़ों से वे सुरक्षित हो जाएंगे। एक तो मच्छर से भी हो जाएंगे और भी कीड़े मकोड़े जो बरसाती के समय में बढ़ जाते हैं उनसे भी सुरक्षित हो जाएंगे और स्नेक बाइट वगैरह से भी अपने का रोकथाम कर सकते हैं। झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया जोन के रूप में जाना जाता है और यहाँ इस वर्ष भी मलेरिया की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, जिसमें सदर अस्पताल चाईबासा से जो आंकड़ा मिला है उसके आधार पर 1,82,000 से अधिक लोगों का जो जांच किया गया है मलेरिया, उसमें 9,193 मरीज मलेरिया से पीड़ित पाए गए हैं, जिसमें 7,000 से अधिक ब्रेन मलेरिया से पीड़ित है। तो यहाँ जिला मलेरिया पदाधिकारी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यहाँ मलेरिया के जो जोन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मलेरिया के सबसे अधिक केस आते हैं। तो मलेरिया पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र के लोगों से, जिला के लोगों से ये अपील की गई है कि वे मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और जल जमाव, अपने घर के आसपास जल जमाव नहीं होने दें, जिससे कि वे मलेरिया से पीड़ित होने से बच सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए तमाम जो उपाय हैं वे किए जा रहे हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और जमशेदपुर के टाटा जू में लोगों को नए मेहमान की सौगात मिली है। टाटा जू में अब 5 सफेद जीब्रा और रंगीन पक्षियों को लाया गया है, जिसमें रंग बिरंगे नील और पीले मैकाओ, गालाहा, काकटू और ऑरेंज विंग्ड शामिल हैं। जू में घूमने आए सैलानियों के बीच नया मेहमान आकर्षण का केंद्र होगा। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी मौजूद रहे। उन्होंने फीता काटकर जीब्रा और पक्षियों के बाड़े का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जू में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एक महीने पहले जीब्रास और कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स को लेके आए थे और CZD के गाइडलाइंस के तहत उनको क्वारंटाइन में रखा गया था। आज वो क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ तो DFO साहब ने आकर यहाँ पर उनको पब्लिक डिस्प्ले के लिए रिलीज किया है। वो एक दिन था और आज हमने इस दिन को इससे कोइंसाइड किया जबकि हम लोग पहल कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो जितने लोग भी DFO साहब से शुरुआत करके जितने भी हमारे जू के कलीग्स हैं, मीडिया बंधु आप लोग भी, और जितने भी कम्युनिटी हैं वो पेड़ लगाएं जू के अंदर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 2 व्हाइट जेब्रा एवं 10 एग्जॉटिक बर्ड्स को पब्लिक डिस्प्ले के लिए छोड़ा गया है। जमशेदपुर वासियों के लिए खुशखबरी की बात है। और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हजार बागों के शहर हजारीबाग को नई पहचान दिलाने की मुहिम चल रही है। 101 सार्वजनिक स्थलों पर कल्प वृक्ष लगाकर इस शहर को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। इस मुहिम में कई पर्यावरणविद एक साथ काम कर रहे हैं। हजारीबाग में बरगद बाबा के नाम से चर्चित रिटायर्ड शिक्षक मनोज कुमार की पहल पर कल्प वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आज की तारीख में 60 से ज्यादा कल्प वृक्ष सार्वजनिक स्थल पर लगाए जा चुके हैं और सभी तेजी से बड़े भी हो रहे हैं। डोरंडा में कल्प वृक्ष के 3 वृक्ष हैं, वहां से बीज संग्रहित करके हमारे टीम के लोगों ने हम सबों को सुपुर्द किया है और उसका जर्मिनेशन करके हम लोगों ने पौधे तैयार किए हैं और अपने शहर में लगभग 60 पौधे हम लोग रोपण कर चुके हैं 2021 से अब तक। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न कल्पतरु, जिसे इंद्र ने सुरकानन में इन्हें रोपित किया। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान अपने तपोबल से सुरकानन के दिव्य वृक्ष जो सारे मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है, उसको पृथ्वी पर ला करके रोपित किया। ये तो इनका आध्यात्मिक महत्व है। आज यहाँ गांधी प्रतिमा जो हमारे समानालय में है गांधी जी की, उसके पास हमने कल्पतरु का एक वृक्ष लगाया है। अपने आप में बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पेड़ हमारे ज़िले के लिए, हमारे कलेक्ट्रेट के लिए एक अच्छा एक प्रतीक रहेगा। और यहाँ के छोटे